हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाय रवि में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का पोएट्री लेसन फर्स्ट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो चलिए आज हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव बेस्ड पोयम है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो लेखक हैं वो जॉन डन है। और जॉन डन जब अपने सामुद्रिक यात्रा पर जा रहे थे तो उनकी पत्नी उनसे बोलते हैं कि आप समुद्रिक यात्रा पर जा रहे हैं, जो कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो वो उन्हीं की बात को लेकर ये कविता लिखे हैं कि प्रिय, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं समुद्रिक यात्रा से वापस आ जाऊंगा। तो चलिए हम पहले कवि का परिचय ले लेते हैं। बोल रहा है जॉन डन 1572 to 1631, द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सेटेरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं, जो इसमें भी मीनिंग आया है वो। तो पहला मीनिंग है पायनियर। पायनियर मतलब होता है आगे चलने वाला। न्यू काइंड मतलब नए प्रकार का। लिरिकल मतलब होता है भावात्मक। सेटेरिकल मतलब होता है व्यंग्यात्मक। और ये दोनों को जो मिला के बनता है उसको मेटाफिजिकल बोलते हैं, आध्यात्मिक। तो बोल रहा है कि जॉन डन जो थे वो एक नए प्रकार के भावात्मक और व्यंग्यात्मक पद के कवि थे और इन सारे कवियों में सबसे आगे थे। और वही लिरिकल और सेटेरिकल को मिला दिया जाए तो उसको हम मेटाफिजिकल यानी आध्यात्मिक कहते हैं। तो जॉन डन जो थे वो एक आध्यात्मिक कवि थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। वाज बॉर्न इन लंदन इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। अब फिर से मीनिंग देख लेते हैं। बॉर्न मतलब जन्म लेना। प्रोस्पेरस मतलब होता है सुखी संपन्न धनी। कैथोलिक एक तरह का ईसाई का एक जाति होता है, उसको कैथोलिक बोलते हैं। और ट्रेडर्स मतलब होता है व्यापारी। तो जॉन डन का जो जन्म है वह लंदन के व्यापारी के एक समृद्ध परिवार में, रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। ये देखिए कुछ इस तरह का रोमन कैथोलिक परिवार होता है। यहाँ हमने एक फोटो के द्वारा आपको समझाया है। इसी तरह का रोमन कैथोलिक फैमिली होता है। तो जॉन डन का जन्म लंदन में एक सुखी संपन्न कैथोलिक परिवार में हुआ था। एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज ऑस्टेंचुअली एंटी कैथोलिक। व्हेन मतलब जब, ऑस्टेंचुअली मतलब होता है कट्टरता पूर्वक। और जॉन डन का जन्म उस समय हुआ था जब इंग्लैंड में जो था वो कैथोलिक जो जाति है उसके उससे कट्टरतापूर्ण था, मतलब उसका सब विरोधी था। एंटी कैथोलिक मतलब क्या हो गया, उनका जन्म जो कैथोलिक परिवार में हुआ था, और एंटी कैथोलिक मतलब हो गया कैथोलिक के विरुद्ध। तो उस समय, जिस समय उनका जन्म हुआ था, उस समय इंग्लैंड में जो है ना वो एंटी कैथोलिक था, मतलब कि कैथोलिक लोगों के विरुद्ध था सभी लोग वहां। बोल रहा है डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उनके जो कैथोलिक धर्म था, उनके कैथोलिक धर्म के कारण उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। जबरदस्ती उनको छोड़ना पड़ा, बिना डिग्री लिए हुए, बिना शिक्षा पूरा किए हुए। ये देखिए यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, अभी भी ऐसा ही दिखता है, बहुत सुंदर है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। अब सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। लॉ मतलब होता है विधि या कानून। थियोलॉजी मतलब होता है धर्म विज्ञान, धर्म शास्त्र। तो जॉन डन जो थे वो कानून और धर्म विज्ञान की पढ़ाई किए थे। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन टू नेवल एक्सपीडिशन। पार्टिसिपेट मतलब होता है भाग लेना। नेवल एक्सपीडिशन मतलब होता है नाविक यात्रा। जो आपको हम शुरू में बताए थे कि
जॉन डन जो थे वो नाविक यात्रा में जा रहे थे, समुद्री अभियान में जा रहे थे, जिनसे उनकी जो पत्नी है उनको मना कर रही थी कि मत जाइए। तो वो बोले कि प्रिय मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। तो जॉन डन जो थे वो 2 समुद्रिक यात्राओं में भी भाग लिए थे एंड बिकम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोवल, और नौसेना के एक शक्तिशाली सचिव बन गए थे। कौन? जॉन डन। जॉन डन कवि भी थे। जॉन डन समुद्रिक यात्रा भी करते थे। नेक्स्ट देखिए, ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। उनको जॉब से हाथ धोना पड़ा, मतलब उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लॉस्ट मतलब क्या होता है? खत्म होना। उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा कब? जब उनको कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा। ब्रीफली मतलब होता है कुछ समय, और प्रिजन मतलब होता है जेल। तो उनको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा, इस कारण। अब वो जेल क्यों गए? फॉर सेक्रेटली मैरिज हिज पार्टनर्स नीस। सेक्रेटली मतलब होता है गुप्त रूप से, और मैरिंग मतलब होता है शादी करना। पार्टनर्स नीस मतलब होता है संरक्षक की भतीजी। तो उनके जो संरक्षक की भतीजी थी उनसे वो चुपके से शादी कर लिए। देखिए, शादी कर लिए यहाँ, और इसी कारण उनको कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा। देखिए, जेल जा रहे हैं जॉन डन। आगे देखिए, इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च एंड सुन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ऑर्डिनेशन मतलब होता है दीक्षा ग्रहण करना, प्रीचर मतलब होता है उपदेशक, और ग्रेटेस्ट मतलब होता है महानतम। तो जॉन डन जो थे वो 42 वर्ष की उम्र में 1615 ईस्वी में एंग्लिकन चर्च में दीक्षा ग्रहण कर लिए। जैसे लोग, आप किसी भी धर्म में यदि जाते हैं तो आपको उस धर्म की दीक्षा लेनी पड़ती है। जैसे बौद्ध धर्म में आप जाएं या फिर जैन धर्म में, किसी भी धर्म में आप यदि जाते हैं तो आपको उस धर्म की दीक्षा लेनी पड़ती है। तो जॉन डन जो है वो एंग्लिकन चर्च में दीक्षा लिए, और जल्द ही, सून मतलब होता है जल्द, और जल्द ही बिकम मतलब होता है बनना, और जल्द ही बन गए क्या? तो अपने समय के सबसे महान उपदेशकों में से एक बन गए। ऑफ हिज टाइम मतलब अपने समय के, प्रीचर मतलब उपदेशक। तो जब वो दीक्षा ले लिए और जल्द ही अपने जो उनका समय था उस समय में सबसे महान उपदेशकों में से एक बन गए। नेक्स्ट देखते हैं, इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली with the Petrarchian tradition, introducing and intellectual and colloquial tone। अब सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। लव लिरिसिज्म मतलब होता है प्यार का गीत, लिरिसिज्म मतलब होता है गीत। ब्रोक कंप्लीटली मतलब होता है पूर्णतः तोड़ दिए। पेट्रार्कियन मतलब होता है पादरी पद से संबंधित। ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा। इंट्रोड्यूसिंग मतलब होता है लोगों के सामने प्रस्तुत करना। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक, और कोलोक्वल टोन का मतलब होता है आम बोल चाल का स्वर। तो बोल रहा है क्या कि प्यार के गीत में उन्होंने पादरी पद की जो प्रथा थी, पादरी पद की जो परंपरा थी, उसको उन्होंने पूर्णतः तोड़ दिया, क्योंकि वो भी एक उपदेशक बन गए थे और लोगों के सामने एक बौद्धिक और आम बोल चाल की भाषा के स्वर को प्रस्तुत किया। लोगों के सामने एक आम बोलचाल की भाषा में बौद्धिक तरीके से उसको प्रस्तुत किया। नेक्स्ट देखिए, हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। मीनिंग देखते हैं। लेटेस्ट मतलब होता है नवीन, डिस्कवरीज मतलब होता है खोज, साइंस मतलब विज्ञान, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, हैमर होम ए टोन मतलब होता है सही जगह पर प्रहार करना, ये एक फ्रेज है। कंबाइन मतलब जोड़ना, और पैशन मतलब होता है जुनून।
वर्बल मतलब होता है मौखिक, जो मुंह से बोला जाता है। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, और टीजिंग मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना या छेड़खानी करना। तो बोल रहा है क्या, हिज लव पोयम यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी। उन्होंने अपने प्यार के कविता में विज्ञान और भूगोल के नवीनतम खोजों का उपयोग किया। विज्ञान और भूगोल के नवीनतम खोजों को जोड़ने का कोशिश किया और एक सही जगह पर प्रहार किया। हैमर होम ए पॉइंट, और एक सही जगह पर प्रहार किया। एंड कंबाइंड पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, और उन्होंने जुनून को मौखिक और बौद्धिक रूप से मौखिक और बौद्धिक छेड़खानी के साथ जोड़ने का कोशिश किया। मतलब क्या कि उन्होंने अपने कविताओं में नवीनतम खोज विज्ञान और भूगोल के डाले, जिससे उन्होंने कविता के लाइन को ही, कविता के पद को ही बदल दिया और उसमें वो अपने नए विचारों को जोड़ा। मतलब क्या, उसको तोड़ मरोड़ दिया पूरी तरीके से। टीजिंग मतलब वही हो गया। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स एंड एलिजीज एंड सरमन्स। डन को उनके 14 लाइन वाली कविता, व्यंग और दुख वाली कविता और उपदेशक, सरमन्स मतलब उपदेश होता है, उपदेश के रूप में जाना जाता है। उनको 14 लाइन वाली कविता, दुख, व्यंग वाले कविता, इसी तरह के कविता के लेखक के रूप में जाना जाता है। ये देखिए उनका दोनों बुक है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स वाला और एलिजीज वाला। नेक्स्ट, जेन्युइन पोएटिक फीलिंग, हार्श मेट्रेस, स्ट्रेंड एंड whimsical इमेजेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। उनकी जो कविता थी उसमें वास्तविक काव्यात्मक भावनाएं, कठोर अलंकार, तनावपूर्ण, स्ट्रेंड मतलब होता है तनावपूर्ण, और सन की छवियां, whimsical मतलब होता है चंचलपन या सन की, मनमौजी। तो उनकी जो कविता थी उसमें कठोर अलंकार, तनावपूर्ण और सन की छवियां, उनके जो सभी काव्य सृजन था उनकी, उसका यही विशेषता था कि उनकी जितनी भी कविताएं लिखते थे उसमें आपको दुख, कठोर अलंकार, व्यंग और मनमौजी सन की छवियां आपको देखने को मिलती है। तो ये था कवि का परिचय। नेक्स्ट अब कविता देखते हैं। टेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दाई, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। बोल रहे हैं क्या कि मेरे प्रिय, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वियरनेस ऑफ दाई, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ इसलिए तुमको छोड़कर जा रहा हूँ। वियरनेस मतलब होता है थकाऊ, और दाई जो है ये आजकल का जो यू है, यू उसी का पुराना रूप है। देखिए यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। यू, योर्स जो होता है, अभी प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा कि केस जो है वो 3 तरह का होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। तो और पॉजिटिव केस में भी 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है और एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। तो ये पहले वाला जो आज वाला यू है वो पहले वाला दाव था, आज वाला जो योर है पहले वाला दी था, आज वाला जो योर है पहले वाला दाई था, आज वाला जो योर्स है वो पहले वाला दाइन था। तो यहीं से उठा के वो THEE लिया गया है। देखिए ये। तो अपने कविता की ओर फिर से बढ़ते हैं। बोल रहे हैं क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दाई। मेरे प्रिय, मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम ऐसा मत समझ लेना कि मैं तुमसे ऊब के जा रहा हूँ, तुमसे थक गया हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, और इस आशा में भी नहीं जा रहा हूँ कि जो दुनिया है वो हमको तुमसे जो है वो ज़्यादा प्यार दे पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं जो है वो तुमसे ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा तो किसी से प्यार करता ही नहीं। बट सिंस दैट
आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस वाई फ्रेंड्स डेट्स टू डाई। लेकिन आखिरकार मुझे तो मरना ही है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई। लेकिन आखिरकार मुझे तो मरना ही है, आखिरकार सबको मरना होता है। टिस बेस्ट तो सर्वोत्तम यही होगा। टिस बेस्ट मतलब सर्वोत्तम। मैंने सारा मीनिंग यहां दे रखा है, मीनिंग आप लोग खुद से देख के समझ सकते हैं। टिस बेस्ट मतलब सर्वोत्तम, तो अच्छा ही होगा। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो हम हंसी हंसी अपने आप का उपयोग करें। 10 बाई फ्रेंड्स डेथ टू डाई, और हम खुशी खुशी मौत से गले लगा लें, और हम खुशी खुशी मौत के आगोश में चले जाएं। हम प्रसन्नता से मौत के आगोश में चले जाएं। नेक्स्ट पैरा देखिए, बोल रहे हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। टुडे यहां थोड़ा सा गलत हो गया है, एक साथ हो जाएगा टुडे, टाइपिंग मिस्टेक है वो। बोल रहे हैं क्या कि कल रात, यस्टर नाइट मतलब होता है कल रात, सन मतलब सूरज। वहां जो पहले के कवि थे वो सन को SUNNE मतलब वो अपने तरीके से कुछ लिखते थे। ये जो पुराने कवि हैं तो ये पुराना इंग्लिश लिखा हुआ है, इससे आप लोग ये नहीं समझिएगा कि वो गलत लिखा हुआ है। हेंस मतलब होता है दूर जाना, अवे। हेंस मतलब होता है दूर जाना। देखिए मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख के समझ लीजिएगा। बोल रहे हैं क्या, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात जो है वो सूरज चला गया था। एंड इट इज हेयर टुडे, और आज फिर से यहां पर है। ही हैथ नो डिजायर नो सेंस, उसके पास यानी सूरज के पास, हैथ जो है वो अब के जमाने का हैज है। पहले हैथ लिखा जाता था, वही हैज है आज है। तो वो कवि बता रहे हैं क्या कि जो सूरज है वो कल रात चला गया था, आज फिर आ गया। सूरज के पास ना कोई इच्छाएं हैं, ना कोई समझ है। नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, ना ही वह आधा रास्ता तय करता है और ना ही कोई छोटा रास्ता तय करता है, वह भी पूरा अपना रास्ता, पूरा जर्नी तय करता है। देन फियर नॉट मी, तो तुम जो है वो मेरे लिए क्यों दुखी हो रही हो, क्यों चिंता कर रही हो। जब सूरज जाके आ सकता है तो मैं भी अपने समुद्री का अभियान जो है, जहां पर मैं जा रहा हूं वहां से जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। तो तुमको डरने का कोई बात नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है, मत डरो, हम चले आएंगे मेरे प्रिय। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, मुझ पर विश्वास करो कि यदि मैं एक बार यात्रा का शुरुआत कर लूंगा तो सूरज से भी तेज यात्राएं करके चला आऊंगा। मैं काफी तेज यात्राएं करूंगा। स्पीडियर मतलब क्या होता है, तेज। मैं काफी तेज यात्राएं करूंगा, सूरज से भी तेज यात्राएं करूंगा और जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। क्यों? मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, क्योंकि मेरे पास, सूरज के पास तो ना कोई इच्छाएं हैं, ना कोई उसको समझ है, वो तो निर्जीव है। लेकिन मैं तो सजीव हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मेरे पास विंग्स है, मेरे पास क्या है, इच्छाएं हैं, स्पर्श है, वो हमको प्रोत्साहित करेगा। जो वो तड़प है तुम्हारे लिए, जो वो तुम्हारे लिए प्यार है, वो हमको उत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा कि मैं जल्द से जल्द अपनी यात्राओं को खत्म करके तुम्हारे पास चला आऊं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इसलिए टेंशन मत लो, मैं यात्रा करने के लिए जा तो रहा हूं, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। तो ये 2 पंक्ति आज हमने लिया, बाकी की जो पंक्तियां हैं वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।